हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीवेफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक सब्जेक्ट या फिर जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो इसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि है प्राचीन भारत में शासन कला। यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना था और कुछ जो बेसिक पार्ट थे यूनिट फर्स्ट के अंदर उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें जैसे कि आर्य सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। क्योंकि प्राचीन भारत में शासन कला के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमें जो एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की वो पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम सबसे पहली जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फिर उसके बाद वैदिक काल शुरू हुआ, जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो वैदिक काल में जो सभ्यता थी, ठीक है, जिसमें आर्य लोग भी आए थे, ठीक है। आल्प्स पर्वत से कौन आया था? आर्य लोग। जो मध्य एशिया में आल्प्स पर्वत है वहाँ से कौन आए थे? आर्य सभ्यता, मतलब आर्य लोग आए थे और उन्होंने क्या करा? आर्य सभ्यता बनाई, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, वेदों के पढ़ने के बारे में भी हमने जाना था। 4 वेद होते हैं उनके बारे में हमने जाना था और ऋग्वेद। साथ ही साथ हमने राज्य और राष्ट्र में क्या डिफरेंस होता है वो भी जाना था। तो ये हमने पिछले पार्ट में जाना था, ये आपको हाईलाइट हो गया होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है जो पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो के प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपना सेकंड पार्ट है और इसके थ्रू अपना जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करें राजशाही और राज्य कला की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। राजशाही, ठीक है, जैसे कि जैसे शाही राजा होते हैं वैसे ही मान सकते हैं आप इसे। और राज्य कला, राज्य के अंदर की कला की उत्पत्ति या फिर निर्माण के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसमें देखो सबसे पहले थ्योरी दे रखी है। मैंने इसको पॉइंट वाइज क्या करा है, लिखा है, क्योंकि जो आपकी बुक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा इजी वे में लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो, वैदिक कालीन मतलब वैदिक काल जब चल रहा था, ठीक है, तो ग्रंथों के अलावा अन्य साहित्य ग्रंथों में भी राज्य की अवधारणा दिखाई देती है। अभी तक ये वाला जो टॉपिक है वो राज्य वाला ही चल रहा है, ठीक है। तो देखो, इसमें बोला गया वैदिक कालीन ग्रंथों के अलावा अन्य साहित्यिक ग्रंथ भी है जिससे हमें राज्य की अवधारणा के बारे में पता चलता है, जिसमें संहिता क्या है सबसे प्रमुख है। संहिता बताया था ना आपको, भारतीय प्राचीन संस्कृति का जो विकास है वो संहिता युग में हुआ था। तो संहिता के चरण के बाद, जैसे ही संहिता युग खत्म हुआ तो उसके चरण के बाद एक दूसरा वो आया। देखो, लगभग 1000 BC मतलब 1000 BC के उपरांत ब्राह्मणों के ग्रंथों का युग था। संहिता का युग जैसे ही खत्म हुआ तो ब्राह्मणों का युग शुरू हो गया, ब्राह्मणों के ग्रंथों का युग शुरू हुआ था, ठीक है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, इस चरण की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को जानने के लिए 3 महान ब्राह्मणों के ग्रंथ बनाए गए हैं। पहला है शतपथ ग्रंथ, दूसरा है ऐतरेय ग्रंथ और तीसरा है तैत्तिरीय ग्रंथ। तो याद रखने, ब्राह्मणों के ग्रंथ कितने हैं? 3 है महान ग्रंथ। एक शतपथ है जो सबसे मेन माना जाता है, शतपथ ग्रंथ, ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये थोड़े नाम टफ है लेकिन आपको याद रखने। तो ये जो है ना, ये क्या करते हैं, प्राचीन भारत के राज्य के बारे में ना पता लगाने की कोशिश, मतलब अगर हमें प्राचीन भारत के राज्य के बारे में जानना है या राजाओं के बारे में जानना है तो ये जो ग्रंथ है ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए तो ये हेल्प करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि उस समय की राज्य की स्थिति कैसी थी और राज्य कैसा था, राजा किस प्रकार के कानून बनाते थे और राजा की नज़रों में कौन प्रमुख होता था। तो इस सब के बारे में हमें ना इन्हीं ग्रंथों से पता लगता है। फिर इसके बाद आता है रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ। महाभारत और रामायण भी यही क्या है, एक प्राचीन ग्रंथ है। इससे भी हमें राजाओं के विभिन्न सिद्धांतों को समझने के लिए उपयोगी है। तो ये जो है ना, अगर हमें राजाओं के बारे में जानना है प्राचीन भारत के तो महाभारत और रामायण भी क्या करते हैं, हमें समझाने में मदद करते हैं कि प्राचीन भारत में राजाओं का कार्य ऐसे हुआ करता था, राजा इस प्रकार के नियमों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है, या प्राथमिकता देते थे। अब देखो, इस काल की 2 अलग अलग धाराएं हैं, पहला और दूसरा। देखो, पहला वो लगे मजबूत राजशाही शक्ति का युग, मतलब इस समय ना
राजा की शक्ति या राजशाही, जो राजा का परिवार, वो क्या हो गया था, बिल्कुल पावरफुल हो गया था, ये वाला टाइम था। और सभा और समिति का पतन, जो सभा और समिति थी ना, बताया था मैंने कि सभा और समिति में डिफरेंस क्या होता है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो, एक राइटर था जिसका नाम था लुडविंग, ठीक है। लुडविंग के अनुसार क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण है और अमीर है, ठीक है, वो सभा के अंदर आते हैं। बाकी जो समिति है ना, समिति में कौन लोग आते हैं, आम लोग आते हैं। तो सिंपल सी बात है, सभा और समिति का अंत हो गया था, मतलब एक तरीके से ब्राह्मणों का अंत हो गया था। और आम लोग जो थे ना, जनता जो ब्राह्मणों से जुड़ी हुई थी वाली जनता का भी क्या हो गया था, पतन हो चुका था। तो सभा और समिति का पतन हो गया था, पहला चरण तो यही था। और जिसमें राजशाही शक्ति क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही, मतलब राजाशाही क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। राजा का परिवार बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, विकसित हो चुका था। फिर दूसरा चरण आता है 4वीं से 5वीं सदी, ठीक है, शताब्दी ईसा पूर्व में सरकार के गणतांत्रिक रूप का उदय हुआ, ठीक है। सरकार का एक नया रूप आया। सबसे पहले ब्राह्मण चलते थे, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, तो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म हुई। तो उसके बाद कौन सा वो आ गया, सरकार का एक रूप आया दूसरा, वो था गणतांत्रिक रूप, ठीक है। इसमें ना मंत्री वगैरह को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। एक तरीके से ना, पहले क्या होते थे, सभा होती थी, समिति होती थी, अमीर लोग होते थे और आम जनता होती थी। और ब्राह्मण जो थे वो अमीर लोग ही कहलाते थे। बाकी 4 वर्ण की व्यवस्था बनाई गई थी। तो उसका पतन हो गया था और गणतांत्रिक रूप आ गया था सरकार का। इसमें मंत्रियों की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। एक तरीके से मंत्रियों का विकास होना शुरू हुआ और वह आज भी चल रहा है। तो इस चरण में राजनीतिक केंद्र गंगा का क्षेत्र था। गंगा का जो एरिया, वो क्षेत्र था जो पंजाब क्षेत्र में स्थानांतरित या फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आर्य सभ्यता का विवरण प्रदान करने वाला मुख्य ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है। आर्य सभ्यता के बारे में अगर हमें जानना है तो ऋग्वेद से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऋग्वेद एक वेद है जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है। 4 वेद है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में ही। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है और आर्य सभ्यता का विवरण प्रदान करने वाला मुख्य ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद ही है। सभा और समिति के स्थान पर मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई, ठीक है। सभा और समिति का क्या हो चुका था, पहले चरण में हमने देखा कि सभा और समिति का क्या हो चुका था, पतन। तो उसकी जगह पर क्या आया, मंत्री परिषद आया था, ठीक है। तो मंत्री परिषद की क्या हो गई थी, नियुक्ति की गई। प्रशासन अधिक केंद्रीकृत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इकट्ठा हो चुका था एक जगह पर। ग्राम स्तर पर, मतलब गांव के लेवल पर ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया, जो राजा का मनोनीत सदस्य था, मतलब राजा के द्वारा चुना गया एक सदस्य था। ग्राम पंचायत का जो प्रधान था, ठीक है, ये गांव के लेवल का जो प्रधान था ना, वो राजा के द्वारा मनोनीत हुआ था या चुना गया था। तो ये वाली जो टॉपिक है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है वो अपना ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद देखो एक नया टॉपिक आता है जो बिल्कुल उससे थोड़ा बहुत क्या है, मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हम राज्य के बारे में ही ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है अपना, फर्स्ट यूनिट जो है पूरी राज्य के ऊपर जाएगी, ठीक है। देन सेकंड में हम अशोक के बारे में भी बात करेंगे, धम्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, राजशाही और राजशिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। राजशाही और राजशिल्प की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। प्राचीन भारत में राज्य नहीं था, ठीक है। प्राचीन जब भारत चल रहा था तो उस समय राज्य नहीं था, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री वगैरह जो थी वो फिक्स नहीं हुई थी, जैसा कि 17वीं 18वीं सदी में था, ठीक है। तो जैसा राज्य ना प्राचीन भारत में था वैसा राज्य 17वीं 18वीं सदी में नहीं था, और जैसा राज्य 17वीं 18वीं सदी में वैसा राज्य प्राचीन भारत में नहीं था, ठीक है। तो यही है, टाइम का डिफरेंस है, और राज्य भी क्या था, अलग अलग थे। दार्शनिक व्यक्तिवादी राज्य को बुराई मानते हैं, ठीक है। दार्शनिक जो व्यक्तिवादी है वो क्या मानते हैं, राज्य को बुराई। लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य के कार्यों में से एक है। देखो, राज्य जो है अच्छा कार्य भी करते हैं, लेकिन दार्शनिक क्या मानते हैं, राज्य को एक तरीके से बुराई मानते हैं कि ये क्या है, समाज की एक बुराई है राज्य, ठीक है। अगर समाज खराब हो रहा है तो राज्य की वजह से हो रहा है। लेकिन राज्य क्या करता है, बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे हमारे को ही क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। और दूसरा बोला गया, लोगों की सुरक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। पहले क्या था, प्राचीन भारत में लोगों की सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, और उतना ही महत्वपूर्ण धर्म राजनीति की सामान्य अवधारणा का एक अनिवार्य पहलू था, ठीक है। धर्म को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी जितनी किसको दी जाती है, लोगों की सुरक्षा को।
राजा को कानून का रक्षक माना जाता था। राजा क्या करता था, हमेशा कानून की रक्षा करता था, जिसका कर्तव्य धर्म को बढ़ावा देना था, नैतिकता को प्रोत्साहन करना था, मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाना, ठीक है, और शिक्षा का संरक्षण करना था, ठीक है, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बताया था कि मैंने कि 3 प्रकार के क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, उनमें से शतपथ भी एक है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें धर्मपति कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ना, मतलब धर्मपति किसको माना जाता है, राजा को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के थ्रू राजा क्या है, धर्मपति, क्योंकि वो धर्म को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च मानता है। मनु और कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन किया है। देखो, मनु और कौटिल्य के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कौटिल्य जिसका नाम चाणक्य भी है, ठीक है, अगर इनके बारे में आपको, मनु के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके कौटिल्य और मनु के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। जिसमें मैंने सप्तांग सिद्धांत जो है ना, कौटिल्य और मनु के सप्तांग सिद्धांत जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, राजा, अमात्य, कोश, जनपद, मित्र, दुर्ग, दंड, ठीक है। ये जो सप्तांग सिद्धांत है, इनका बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया उसके अंदर। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये साथ के साथ जो कौटिल्य और मनु के सप्तांग सिद्धांत है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। तो ये जो सप्तांग सिद्धांत है ना, ये राज्य के 7 अंग है, ठीक है। अगर राज्य तभी बनेगा, जैसे हमारी बॉडी किससे बनती है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये इन सब से बनती है। तो ऐसे ही क्या है, राज्य की बॉडी कैसे बनेगी, अगर राजा होगा, अमात्य मतलब मंत्री होगा, कोश होगा, ठीक है, और जनपद मतलब कि जनसंख्या होगी, मित्र और दुर्ग, दंड, ठीक है। कोई ना कोई नियम, अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। दुर्ग मतलब होता है किला, ठीक है। तो ये जो है ना, ये राज्य के क्या है, 7 अंग है। तो इसका वर्णन किसने किया है, कौटिल्य ने किया और मनु ने किया है। तो इसके बारे में आप डीप में जान सकते हो अगर आप वो वीडियो देख लोगे, ठीक है। देखो आगे क्या बोला गया, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की वकालत की है। उनका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई थी जब लोग मछली के कानून मतलब मत्स्य न्याय से थक गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दी, राज्य की उत्पत्ति कर दी। जब लोग किससे थक चुके थे, मछली के कानून से। लोगों ने मनु को अपना राजा चुन लिया था। वह बताते हैं कि राजा को अनाज का 6वां हिस्सा, माल का 10वां हिस्सा और सोने का 10वां हिस्सा उसके उचित हिस्से के रूप में मिलना चाहिए। इस प्रकार इकट्ठा किया गया जो राजस्व है, राजा को प्रजा की सुरक्षा और भलाई तय करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है, उसके काबिल बनाएगा। धर्म की रक्षा कौटिल्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है। धर्म की रक्षा करना कौटिल्य के अनुसार राज्य का या फिर किसी राजा का सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। सबसे मेन क्या है, धर्म। कौटिल्य ने भी इस बात को क्या दिया है, मतलब बढ़ावा दिया है कि धर्म सबसे सर्वोच्च है। और दूसरी बात बोली है स्वच्छता की बात। अगर स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता की बात भी कौटिल्य से बच नहीं पाई, मतलब उसकी आंखों से बच नहीं पाई। गांव और शहरों को योजना के द्वारा बनाया जाना चाहिए था। सड़कों पर कूड़ा फेंकना अपराध था। अनाज, तेल, नमक, दवा में मिलावट दंडनीय अपराध था, ठीक है। तो इस प्रकार के राज्य के कुछ कानून थे या कुछ नियम वगैरह थे। अशोक के धम्मे राज्य, देखो ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, देन उसके बाद यूनिट 2 में भी आपको यही मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको बस बेसिक नॉलेज में आपको बता देता हूँ। देखो अशोक के धम्मे राज्य, तो राज्य और शासन के विषय में अशोक ने धम्म शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। इसको आपने 12th क्लास में भी देखा होगा, हिस्ट्री में भी आपका यही था, अशोक का धम्म, ठीक है। देखो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। धर्म जो है ना, उस जो धम्म है वो संस्कृत शब्द धर्म का क्या है, प्राकृतिक रूप है, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक कानून, मतलब ऐसा कानून जो सबके लिए है, या धार्मिकता, या यदि कोई विस्तार करना पसंद करता है तो वह कह सकता है, ठीक है। अगर कोई बढ़ा चढ़ा मतलब कोई चीज़ बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा सकता है और वो उसके बारे में कह सकता है। अशोक के शिलालेखों में 2 प्रकार शामिल है, पहला है प्रमुख शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। इसके बारे में हम 2nd यूनिट में पढ़ेंगे। तो अशोक के धम्म के साथ इसकी जो अपनी आइडियाज़ वाली एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स वाली जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाती है, जो कि प्राचीन भारत में शासन कला से संबंधित है।
और इसके बाद अपनी आती है सेकंड यूनिट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।